गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, घन क्रिस्टल निकाय। घन क्रिस्टल निकाय, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से पहले जो हमारा सॉलिड होता है क्रिस्टली आधार पर दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है हमारा एमार्फस, मतलब एक क्रिस्टली ठोस तथा एक होता है अक्रिस्टली ठोस। तो क्रिस्टली ठोस में एक प्रकार का क्रिस्टल होता है आपका क्यूब, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। एक प्रकार का हमारा क्रिस्टल होता है क्यूब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, घन क्रिस्टल निकाय। घन क्रिस्टल निकाय के लिए फिगर में आप देख रहे हैं, क्रिस्टल आप जानते होंगे, इसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में A इक्वल बी इक्वल सी, A इक्वल बी, बी इक्वल सी मीन्स एज ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब, यानी क्यूब के तीनों कोर की लंबाई आपस में बराबर होती है। यदि इसको हम A ले लें और इसको हम B ले लें और इसको हम C ले लें, इसको हम C ले रहे हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में A इक्वल बी, बी इक्वल सी, यानी तीनों कोरों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तथा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आप ध्यान रखेंगे अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, मीन्स तीनों कोरों के कोण आपस में बराबर होते हैं। अल्फा इक्वल बीटा, बीटा इक्वल गामा, तथा तीनों कोरों के कोण कितने होते हैं 90 डिग्री, यानी तीनों कोर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये रहा आपका क्यूब के विषय में। जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, मीन्स जो क्यूबिक सॉलिड होते हैं, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम देखने चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घन एकक सेल। सरल घन एकक सेल में जो जालक बिंदुएं होती हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है लैटिस पॉइंट, पहले उसको आप लोग समझ लीजिए लैटिस पॉइंट किसे कहा जाता है। जैसे अगर हम परमाणु को क्रॉस द्वारा दर्शाते हैं इस तरह, तो ये क्रॉस जो हमारा होगा जिसके द्वारा परमाणु दर्शा रहे हैं, यही हमारा होगा लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। अगर इन लैटिस पॉइंट को आपस में मिला दें तो आप देख रहे हैं ये बन रहा है यूनिट सेल। इसको हम कहेंगे यूनिट सेल तथा इनको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। ये रहे आपके लैटिस पॉइंट और ये रही यूनिट सेल, तीन यूनिट सेल इसमें बनी है। तो अब फिर से हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वह क्रिस्टली ठोस होता है जिसमें ये जो लैटिस पॉइंट यहां बताया आपको, जिसमें जालक बिंदुएं केवल 8 कोनों पर होती हैं। यहां पर जैसे एक जालक बिंदु यहां पर होगी, एक जालक बिंदु यहां पर, ये जालक बिंदु यहां पर, एक जालक बिंदु यहां पर, यहां पर, और एक जालक बिंदु यहां पर, एक जालक बिंदु यहां पर, एक जालक बिंदु यहां पर। आप देख रहे होंगे हमने कहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जालक बिंदुएं केवल कॉर्नर पे पाई जाती हैं, मीन्स केवल 8 कोनों पर पाई जाती हैं। तथा इनका जो जेड होता है एक होता है। अब ये जेड क्या होता है? प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। प्रति एकक सेल परमाणुओं की संख्या। जेड एक होने का मतलब यहां पर यह हुआ, इस प्रकार के क्रिस्टली ठोस में एक परमाणु अकेले एक यूनिट सेल बना लेता है, एक परमाणु एक यूनिट सेल बना लेता है, मीन्स जेड बराबर इसका एक होगा। अभी हम जेड इसको निकाल के भी दिखा देते हैं कैसे एक आ रहा है। ये जो आपका कॉर्नर पे परमाणु पाए जाते हैं,
कॉर्नर पे जो परमाणु पाए जाते हैं, देखिए आपको देखने में ये दूर दूर लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आपस में टच में नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार दोनों एटम आपस में टच में, लेकिन देखने में हमें इस तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में टच में होते हैं। अब इनका जेड एक कैसे आता है ये देखते हैं। ये जो कॉर्नर पे परमाणु पाए जाते हैं, ये परमाणु कुल 8 यूनिट सेल में, आप एक में देख रहे हैं, कुल 8 यूनिट सेल में विभाजित होते हैं। यानी एक परमाणु का इसमें योगदान कितना होगा, 1/8। एक परमाणु का इसमें योगदान हुआ 1/8, तो इसका हो जाएगा आपका कुल कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, 8 यूनिट सेल हो रहे हैं, और आपका 8 यूनिट सेल हो रहा है। एक का योगदान कितना होता है, 1/8, तो हो जाएगा 8 गुणे 1/8 बराबर 1। इसका जेड कितना आ गया, 1। कहने का मतलब इसका एक यूनिट सेल, सॉरी एक परमाणु इसका 1 यूनिट सेल के निर्माण कर सकते हैं। तथा इनके लिए ध्यान रखेंगे, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहां के लिए ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर ये होता है, किसी कोई एक परमाणु जो है वो अपने निकटवर्ती कुल कितने परमाणुओं के टच में रहता है। जैसे कोई एक परमाणु यही हम ले लेते हैं, ये मानते हैं ये एक परमाणु है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ये अपने निकटवर्ती 6 परमाणुओं के टच में रहेगा। एक इसके इस दिशा में रहेगा, एक परमाणु इधर से टच में रहेगा, एक परमाणु इधर से टच में रहेगा, एक इधर से। 4 परमाणु 4 दिशाओं से टच में रहेंगे, एक परमाणु ऊपर से रहेगा तथा एक परमाणु नीचे से रहेगा। यानी ये कुल कितने परमाणुओं के टच में आ गए, 6 परमाणुओं के टच में। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होते हैं। और एक चीज ध्यान रखें, चाहे इसको इस तरह समझ लीजिए, जैसे हम लेते हैं 4 परमाणु ये रख देते हैं आपस में। अब ये 4 परमाणु है, बीच में कोई बाल हम ऐसे यहां पे रख दिए। अब ये जो बीच वाला है ये 4 लोगों के टच में है अपने, तथा एक इसके ऊपर से टच में हो जाए और एक इसके पीछे से टच में हो जाए। तो ये जो आपका परमाणु है कुल कितने परमाणुओं के टच में आ जाएगा, 6 परमाणुओं के टच में आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका, 6। और तथा ये चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो एग्जाम्पल होता है, ठोस ऑक्सीजन होते हैं, ठोस ऑक्सीजन के साथ साथ पोलोनियम होता है। पोलोनियम आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तथा ऑक्सीजन जब ठोस अवस्था में पाई जाती है तो उसकी संरचना क्या होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये रहा आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 2 पे हम चलेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे और इसमें ध्यान रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसका 52% परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, जो कि हम इससे पहले वीडियो बनाए थे, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किए थे, वहां निकाले थे 52%, तथा 48% रिक्त स्थान होता है। अब दूसरे नंबर पे हमारा आता है जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और बीसीसी यूनिट सेल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे काय केंद्रित घन एकक सेल। काय केंद्रित घन एकक सेल में जालक बिंदुएं जो होती हैं 8 कोनों पे पाई जाती है तथा एक जालक बिंदु केंद्र में पाया जाता है। जैसे आप एक कमरा कल्पना कर लीजिए, कमरे को घन, तो 8 जालक बिंदुएं 8 कोनों पे पाई जाएंगी तथा एक जालक बिंदु जो होगा केंद्र में पाया जाएगा, बीच में। केंद्र में पाए जाने के कारण ही इसको हम कहते हैं
बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल काय केंद्रित घन एकक सेल। जैसा कि आपने देखा, इसमें जालक बिंदुएं 8 कोनों पे पाई जाती हैं तथा एक जालक बिंदु कहां पाया जाता है? आपके केंद्र में। इसके लिए आपका जेड जो होगा 2 हो जाएगा। जेड 2 होने का मतलब यहां पर ये हुआ, 2 परमाणु मिलकर एक यूनिट सेल बना लेंगे। 2 परमाणु मिलकर एक यूनिट सेल बना लेंगे, अथवा आपको हम जेड इसका कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, जो कॉर्नर पे पाए जाते हैं उनका योगदान कितना होता है? 1/8। कुल 8 है आपका, हो जाएगा 8 इंटू 1.1/8 इक्वल आपका कितना हो गया? 1। जो कॉर्नर पे पाए जा रहे हैं इनका योगदान कितना हुआ? 1। तथा जो केंद्र में पाया जाता है वो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का माना जाएगा, किसी अन्य यूनिट सेल का नहीं माना जाएगा। ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का माना जाएगा। तो एक ये हो गया, 8 मिलके एक ये हो रहे हैं, एक ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 + 1 बराबर आपका क्या हो गया? 2। यानी इनके लिए जेड कितना होगा? 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का मतलब है इसका एक परमाणु निकटवर्ती 8 परमाणुओं के टच में होता है। जैसा कि आप देखते हैं, ये मान लेते हैं हम, ये हो गया आपका। अब इसका एक परमाणु यहां बीच में रख दे रहे हैं। अब ये परमाणु 4 लोगों के टच में है। एक स्ट्रक्चर ये देखिए आप। अब इसको उठाकर हम यहां रख दें, इसके ऊपर लगा दें। अब इसको उठाकर हम यहां रख देंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। ये जो परमाणु था आपका, ये 4 के पहले के टच में था, और जब इसको उठा के यहां रखेंगे इन चारों के टच में आ जाएगा। ये कुल कितने लोगों के टच में आ गया? 8 लोगों के टच में आ गया। तो इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। तथा इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होता है आपका आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन, लिथियम, बेरियम, पोटेशियम, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। और इसमें 68% परमाणुओं द्वारा घिरा होगा इस प्रकार के ठोस में, तथा 32% 32% रिक्त स्थान पाया जाएगा इस प्रकार। अब नंबर 3 पे हमारे आते हैं, तीसरे नंबर पे, जिसको हम कहते हैं, नंबर 3 पर हमारा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहेंगे FCC यूनिट सेल। फलक केंद्रित घन एकक सेल। फलक केंद्रित घन एकक सेल इसका नाम क्यों पड़ा? यहां से हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। इसमें जालक बिंदुओं से यहां हमारा तात्पर्य है पार्टिकल, जिस पार्टिकल से आपका सॉलिड बना है, जो एटम, मॉलिक्यूल्स, जिससे भी मिलकर बना होगा। इसमें जो जालक बिंदुएं होती हैं वो 8 कोनों पे पाई जाती हैं, तथा एक एक जालक बिंदुएं 6 फलक पे पाई जाएंगी। जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी घन में कुल 6 फलक होते हैं। एक फलक ये हो जाएगा, एक फलक ये ऊपर से 2, एक इधर से 3, आपका एक पीछे वाला 4, आपका एक ये नीचे से 5, एक ऊपर से आ जाएगा 6। आप जैसा कि जानते हैं किसी फलक में किसी घर में कुल 6 फलक होते हैं। तो FCC यूनिट सेल में जालक बिंदुएं 8 कॉर्नर पे पाई जाएंगी, तथा एक एक जालक बिंदुएं 6 फलकों पे पाई जाएंगी। 6 फलक चारों दिशाओं से 4 फलक होते हैं। एक फलक ऊपर होता है, एक फलक क्या होते हैं? नीचे होते हैं। एक फलक ये, एक दूसरा, एक आपका पीछे से तीसरा, एक इधर से 4, चौथा, चारों दिशाओं से 4 फलक हो गए, एक ऊपर से हो गया, एक नीचे से। तो जालक बिंदुएं 6 फलकों में पाई जाती हैं। इनके लिए जेड जो होता है आपका होता है 4। जेड 4 होने का मतलब
कहने का तात्पर्य ये हुआ 4 एटम मिलकर एक यूनिट सेल बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये रहे कुल 4 एटम, यदि एक एटम ए हो, एक एटम ए, एक एटम ए, एक एटम ए, 4 परमाणु मिलकर इनको आपस में मिला दे तो हम क्या बन गए, हमारा एक यूनिट सेल। Z बराबर 4 का मतलब ये हुआ यहाँ पर 4 एटम मिलकर एक यूनिट सेल बना देते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल में इनका तीनों का Z हमेशा क्लियर होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। अगर Z में हमें कंफ्यूजन रहेगा तो न्यूमेरिकल आप नहीं हल कर पाएंगे। सिंपल क्यूबिक का Z 1 होता है, BCC का Z 2 होता है, FCC का Z 4 होता है, याद रखिएगा। तथा रेडियस के लिए आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, रेडियस के लिए भी अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो Z बराबर इनका क्या हुआ 4, चाहे इस तरह आप समझ लीजिए, चाहे इसको हम कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रकार के क्रिस्टलीठोस में जालक बिंदुएं 8 कोनों पे हैं और 8 कोनों पे तो इसका हो जाएगा 8 × 1/8 बराबर 1, तथा 6 फलक पे हैं। जो जालक बिंदु फलक पे पाए जाते हैं वो 2 यूनिट सेल में बटे होते हैं, यानी वो 2 कमरों में बटे होते हैं। जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं आप, कोई एक कमरा ये है, ये ईंट लगा के बनाया गया है, तो ये कमरा इधर हो जा रहा है, ये कमरा इधर हो जा रहा है। अब आप देखेंगे जो ये दीवार है, ये जो एटम है, ये दीवार इस कमरे की भी मानी जाएगी, इस कमरे की भी मानी जाएगी, यानी इसका योगदान इसमें भी है, इसमें भी है। अगर इसको हम ईंट की बजाय एटम मानते हैं तो ये जो एटम है इसका योगदान इस यूनिट सेल में भी बनाने में है, इस यूनिट सेल में भी बनाने में है। तो उसी तरह जो फलक पे पाए जाते हैं वे 2 यूनिट सेल अर्थात 2 कमरों में बटे होते हैं, यानी इसके लिए ये कितना माना जाएगा 1/2। वह परमाणु इसमें कितने की भागीदारी करेगा 1/2 का। तो कुल 6 फलक होते हैं और भागीदारी कितने का होगा 1/2 का, तो हो जाएगा 6 × 1/2 बराबर 3। तो 6 फलक से मिलकर 3 बन गए आपके, तथा एक आपका कार्नर से मिलकर बन रहा है। 3 + 1 इक्वल आपका कितना हो जाएगा 4। इसका Z कितना हो गया 4, यानी 4 यूनिट सेल 4 लैटिस पॉइंट मिलकर एक यूनिट सेल बना सकते हैं। तथा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। पहले का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 था, दूसरे का 8 था, तीसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 का मतलब ये हुआ, इसको इस तरह हम समझते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होने का मतलब, जैसे एक एटम ये है, इसके चारों दिशाओं से 6 एटम चारों तरफ से लग गए हैं। अब ये जो एक बीच का एटम है, कुल कितने एटम के टच में है 6 के हैं। अब 3 लेयर होती है, ऊपर से ऊपर वाली लेयर में 3 एटम इसके टच में आ जाते हैं, तथा इसके नीचे वाली लेयर से भी 3 एटम इसके टच में आ जाते हैं। तो कुल 6 जो इसके तल में ही पाए जाते हैं। ये जो सेंट्रल एटम है 6 लोग टच करेंगे इसको, जो इसके तल में ही पाए जाएंगे। 3 लोग इसको टच करेंगे ऊपर वाले तल से, तथा 3 लोग इसको टच करेंगे नीचे वाले तल से। कुल कितने लोग टच कर रहे हैं 12 लोग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 12। और इसका एग्जाम्पल आपका होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये रहे इसके एग्जाम्पल। तथा इसमें 74% परमाणुओं द्वारा घिरा होता है और 26% रिक्त स्थान होता है, जो कि पैकिंग फ्रैक्शन में हम लोग कैलकुलेट किए थे। वो वीडियो हम लोग पहले से ही बना चुके हैं, उसको आप लोग देखे होंगे। तो आपका 74% परमाणुओं द्वारा घिरा होता है एवं 26% रिक्त होता है। ये रहा आज आपका सॉलिड स्टेट में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। धन्यवाद।